स्टार्ट करना है फर्टिलाइजेशन से। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूं, उसके बाद इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि एक औरत का प्रेग्नेंट होना, अगर हम सीधा सीधा कहें तो एक औरत का प्रेग्नेंट होना यही होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें, जब मेल स्पर्म जब फीमेल के ओवा या एग से मिलता है और जाइगोट बनाता है, उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ पा रहे हो? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल स्पर्म फीमेल एग से मिलता है और जाइगोट बनाता है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम। यहां पर सीधा सीधा लिखा गया है कि जो सबसे पहला प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है? स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है रिप्रोडक्शन का। समझ गए? व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, जब मेल स्पर्म कांटेक्ट में आता है फीमेल एग के, तो क्या होता है? वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग। अब जो मेल स्पर्म्स होता है वो बहुत सारे नंबर्स में निकलता है, बहुत सारे मेल स्पर्म एक साथ निकलते हैं, और अगर कोई एक स्पर्म फीमेल एग के साथ मिल जाता है, इसी प्रकार के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैंने बताया, आपको पहले से ही बता दिया कि सच फ्यूजन जिसमें एग और स्पर्म मिलता हो और जाइगोट बनाता हो, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन में? क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, हम जानते हैं जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल होता है, और ये जो फीमेल एग होता है वो भी एक सिंगल सेल होता है। अब ये दोनों सिंगल सेल मिलके एक दूसरा सिंगल सेल बनाते हैं, और देखो पूरा प्रोसेस होता क्या है। द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म, जो मेल स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, जब वो फीमेल एग के साथ मिलता है तो इन दोनों न्यूक्लियस को मिलाकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और जब एग और स्पर्म मिलता है तो एक फर्टिलाइज्ड एग बनाता है, मतलब हम कहते हैं सीधा इनडायरेक्टली अगर कहें तो वीमेन क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हो जाती है, और एक जाइगोट बन जाता है, एक नया केमिकल बन जाता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो पूरा इस पैराग्राफ में एक सिंपल सी चीज लिखी है कि जब मेल स्पर्म फीमेल एग के साथ मिलता है और जाइगोट बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब चलो, डू यू नो दैट द जाइगोट इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल? क्या आप जानते हैं अगर जाइगोट बन गया, इसका मतलब यह है कि कोई लेडी, कोई वीमेन क्या होती है? वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक नए जीव का निर्माण, एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद पूरा 9 महीने का प्रोसेस चलता है, उसमें बेबी के आंख, कान, नाक, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, फिर जाके 9 महीने बाद एक पूरा फुल्ली डेवलप्ड बेबी पैदा होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहां पर, ये आप देख रहे हो, ये मेल स्पर्म है और ये है फीमेल एग, ये दोनों मिल गए हैं और क्या बनाया है इन्होंने? जाइगोट बनाया है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसे क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन तब होता है जब मदर, हम वीमेन कहते हैं ना, मदर का जब एग सेल जब फादर के स्पर्म सेल से मिलता है और जाइगोट बनाता है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। अब इतना तो हम जान चुके हैं कि एक बेबी कैसे पैदा होता है, जब फादर का स्पर्म और मदर का एग मिलता है तब जाके जाइगोट बनता
है और वही जाइगोट 9 महीने बाद एक बेबी पैदा हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर जब मदर ओवम और फादर का स्पर्म मिलता है तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि जो नया बेबी पैदा होने वाला है उसके कुछ क्वालिटीज फादर से मिलेंगे और कुछ क्वालिटीज मदर से मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई फादर का स्पर्म और मदर का एग मिला है, तो जब फादर का स्पर्म मिला है तो फादर के भी कुछ कैरेक्टर्स जाएंगे और मदर का एग मिला है तो मदर के भी कुछ कैरेक्टर्स जाएंगे। तो इससे एक चीज साफ हो जाती है कि जो बेबी पैदा होगा उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होंगे। जैसे फादर के अगर ब्लू आईज हैं तो बेबी के भी हो सकता है ब्लू आईज हो, अगर मदर के कर्ली हेयर है, घुंघराले बाल हैं, तो हो सकता है जो बेबी पैदा हो उसकी भी बाल जो है वो घुंघराले हो। ठीक है, तो यहां से इनडायरेक्टली एक चीज ये पता चलता है कि द न्यू इंडिविजुअल, जो नया बेबी पैदा होगा, उसकी जो कुछ क्वालिटीज होंगी, जो सम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कुछ मदर से मिलेगा और सम क्या होगा? फादर से मिलेगा। ठीक है, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। अब यहां पर कहा गया है अपने भाई और बहन को देखो और ये पहचानने की कोशिश करो कि क्या तुम्हारे भाई या तुम्हारे बहन में कुछ क्वालिटीज तुम्हारे फादर या तुम्हारी मदर से जरूर मिलते होंगे। हम ये जानते हैं, ये सिंपल, कोई भी बेबी हमारे घर में पैदा होता है तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं इसकी आंखें पापा पे गई हैं, इसके बाल मां पे गए हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो बेबी पैदा हुआ है वो फादर और मदर के स्पर्म और एग को मिला के पैदा हुआ है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब आगे देखते हैं। Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization। अब ऐसा फर्टिलाइजेशन मतलब तो हमने जाना ना कि स्पर्म सेल और एग जब मिलता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है, समझ गए? और एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो, जैसे हम इंसानों में होता है। अब बच्चा कहां पैदा होता है? मां के पेट में ही तो पैदा होता है ना, बाप के पेट में तो पैदा होता नहीं है। तो ये इनसाइड द मदर बॉडी होता है। और ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? इतनी सिंपल सी बात है, मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा भी दिया है कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ आगे देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड हेंस। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत सारे जानवरों में होता है, जैसे इंसानों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। काउ जो गाय है उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि भाई आप जानते हो बच्चा किसको पैदा होता है? बछड़ा किसको पैदा होता है? गाय को ही पैदा होता है ना। सांड को तो बछड़ा पैदा होता नहीं, ऑक्स या बैल को तो बछड़ा पैदा होता नहीं है ना, ये तो सिंपल सी बात है। डॉग्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हेंस मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि भाई अंडे कौन देता है? मुर्गी ही तो देती है ना, मुर्गा थोड़ी ना अंडा देता है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताई गई है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या तुमने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? चलो, मैंने तो सुना है, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं। बूझो एंड पहेली टीचर once told them in the class that in some women oviducts are blocked। बूझो और पहेली के टीचर ने ना एक दिन उन्हें बताया कि कभी कभी क्या होता है, औरतों में जो ओविडक्ट्स होता है, ओविडक्ट क्या होता है? ये देख रहे हो, ये वाली पाइप, ये वाली पाइप, ये वुमेन्स में कभी कभी क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो मेल स्पर्म होता है वो यहां तक नहीं पहुंच पाता। और जब मेल स्पर्म और फीमेल एग जब तक मिलेंगे नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तब तक बच्चा पैदा तो होगा नहीं। तो क्या होता है? उसके लिए एक नया तरीका आया है, टेस्ट ट्यूब बेबी। जिन मदर को या जिन औरतों को बच्चा पैदा नहीं होता वो टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। अब इन टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ये टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या इसमें बच्चा टेस्ट ट्यूब में पैदा होता है? नहीं, इसमें बच्चा मां के पेट में ही पैदा होता है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा अलग है।
क्या प्रोसेस है ये हम जानते हैं। दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। यहां पर सीधे सीधे ये कहा गया है कि ऐसे औरतें जिनके ओविडक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं वो कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। क्यों नहीं बन सकती हैं? क्योंकि जो मेल स्पर्म होता है वो एग तक नहीं पहुंच पाता, और जब तक मेल स्पर्म एग तक नहीं पहुंचेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भाई सिंपल सी बात है कोई भी मां नहीं बन सकता है। अब इन केसेस में क्या हो सकता है? अब जिन औरतों को बच्चा पैदा नहीं होता उनके लिए एक नया आप ऐसे कह सकते हो टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इस टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है? डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF और in vitro fertilization। अब क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, जिन औरतों की बच्चा पैदा नहीं होता उस वीमेन का, उस लेडी का नया एकदम फ्रेशली रिलीज्ड, अभी ताजा ताजा जो एग रिलीज होता है उसको लेते हैं, और मेल मतलब फादर से जो नया नया स्पर्म, जो एकदम फ्रेश स्पर्म रिलीज हुआ है उसको लेते हैं, और इन एग को और स्पर्म को साथ रख देते हैं कुछ घंटों के लिए, ठीक है। और ताकि क्या हो सके, ताकि आईवीएफ हो सके। आईवीएफ का मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड बॉडी हो, ऐसा फर्टिलाइजेशन, ऐसा प्रेगनेंसी जो आउटसाइड बॉडी हो, जो टेस्ट ट्यूब में हो, उसे हम आईवीएफ कहते हैं, ठीक है। तो मेल स्पर्म और फीमेल एग को कुछ घंटों के लिए बाहर रखा जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट बनता है, ठीक है, उसको कुछ हफ्तों के लिए डेवलप करने के लिए लेबोरेटरी में ही रख दिया जाता है, इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, एंड देन, और उसके बाद क्या होता है, इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस। और उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट थोड़ा डेवलप हो जाता है, तो ये जो मदर का यूटेरस है, ये यूटेरस पार्ट है ये पूरा, इस यूटेरस में उस जाइगोट को डाल दिया जाता है टेस्ट ट्यूब के, जो टेस्ट ट्यूब में जाइगोट हुआ है। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, कि जब स्पर्म फीमेल के बॉडी में जब फर्टिलाइज नहीं करेगा तो भाई उसे बाहर फर्टिलाइज करवाना होगा, और जब डॉक्टर बाहर फर्टिलाइज करवा लेते हैं तो उसे फीमेल के यूटेरस में डाल देते हैं, और उसके बाद कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। और ये जो जाइगोट जो टेस्ट ट्यूब में हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब को ह्यूमन यूटेरस में डाल देते हैं, और उसके बाद 9 महीने तक जैसे नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, 9 महीने तक वो बेबी डेवलप करेगा, और जैसे बाकी दूसरे बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं जैसे वो बच्चा भी, वो टेस्ट ट्यूब बेबी भी उन्हीं जैसे मां के पेट से निकल जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इस टेक्निक से पैदा होने वाले बच्चों को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और दिस टर्म, अब देखो कभी कभी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी को लोग गलत समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब यह है कि टेस्ट ट्यूब में ही बच्चा पैदा होगा। टेस्ट ट्यूब मतलब समझ रहे हो, टेस्ट ट्यूब मतलब ग्लास का एक बर्तन टाइप का होता है। अगर हम शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में बोले तो टेस्ट ट्यूब आपके केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, ग्लास का होता है लंबा सा, उसी में, ठीक है। लेकिन कई लोग समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में ही पैदा होता है, लेकिन भाई इस छोटे से टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा होना ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को आई थिंक आप जान गए होंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। होता क्या है कि जो फीमेल का एग होता है और जो मेल का स्पर्म होता है उसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया जाता है कुछ घंटों तक रख के, और उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है उस जाइगोट को लैब में ही कुछ हफ्तों तक रखा
रखा जाता है ताकि वो जो जाइगोट है वो कुछ डेवलप हो सके, और जब डेवलप हो जाता है तो वो सीधा मां के यूटेरस में डाल दिया जाता है। और अगर एक बार मां की यूटेरस में जाइगोट पड़ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वो 9 महीने तक पूरा डेवलप होगा और 9 महीने बाद एक बेबी बन के पैदा हो जाएगा। तो आई थिंक आपने ये टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा प्रोसेस सीख लिया है। अब आगे देखते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। अब आप ये जानकर बिल्कुल चौंक जाओगे कि कई जानवरों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो प्रेगनेंसी का ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो शरीर के बाहर होता है। अब आपने ये जानकर थोड़ा सा आपको चौंक गए होगे ना कि कैसे भाई कोई प्रेगनेंसी बॉडी के बाहर कैसे हो सकता है। अब हमने तो आज तक जाना था कि मां प्रेग्नेंट होती है तो शरीर के अंदर ही तो प्रेग्नेंट होती है ना, शरीर के बाहर थोड़ी ना प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो यही है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है। चलो इन एनिमल्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, अब हम एक्टिविटी 9.1 पढ़ेंगे। विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है, जब बरसात का मौसम आए या जब वसंत ऋतु का मौसम आए ना, तो किसी तालाब के किनारे जाओ या ऐसे नदियों के किनारे जाओ जिसकी जो धारा हो वो थोड़ी धीरे धीरे बह रही हो, बहुत बहुत तेज बहाव ना हो, ठीक है। अब वहां पर क्या करो आप, लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। आप देखो जहां पर जो फ्रॉग हैं रेनी सीजन में या वसंत ऋतु में जो मेढक है ना, वो क्या करते हैं, वो पानी में ही अपने अंडे देते हैं। तो आप क्या करो, उन अंडों को देखो। अगर आपने फ्रॉग के अंडों को नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दूं, कुछ ऐसे होते हैं। इस फिगर में देख पा रहे हो आप, एक्स ऑफ फ्रॉग। इन एक्स के किनारे किनारे कुछ सफेद कलर की जेली, कुछ सफेद कलर का चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, कुछ ऐसे होते हैं फ्रॉग के अंडे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको तालाब के किनारे जाना है और इन अंडों को देखना है। आपको बताना है कि इनका कलर क्या है और इनकी साइज क्या होती है। तो आप देख पा रहे हो इन अंडों के कलर क्या है, ब्लैक कलर है और इनकी साइज काफी स्मॉल है, बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमारी यहीं पूरी हो गई भाई, कितनी आसान सी एक्टिविटी थी हमारी। चलो आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। जो मेढक होते हैं या जो टोड्स होते हैं, अब आप पूछोगे सर फ्रॉग्स और टोड्स में अंतर क्या है, मेढक और टोड्स क्या होते हैं। अब हम मेढक मतलब तो जानते हैं भाई, और टोड्स मतलब हमें पता नहीं है। इन दोनों में फर्क ये होता है, जो मेढक होते हैं उनके लंबे पैर होते हैं, उनके पैर की साइज उनके सर से भी बड़ी होती है और इसी के लिए वो आसानी से जंप कर पाते हैं। लेकिन जो टोड्स होते हैं उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसलिए वो जंप नहीं कर पाते, वो रेंग के चलते हैं। तो बस इतना ही फर्क होता है फ्रॉग और टोड्स में, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि वसंत ऋतु या बरसात के मौसम में जो फ्रॉग्स होते हैं और जो टोड्स होते हैं मूव टू पॉन्ड्स, वो तालाब के किनारे जाते हैं या किसी ऐसे नदी के किनारे जाते हैं जिसका बहाव बहुत धीरे हो, ठीक है। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, और जब पानी के किनारे जाने के बाद, जब तालाब के किनारे जाने के बाद पानी में जब ये मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग एक साथ आते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या होता है, द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग। अब जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो फीमेल फ्रॉग होती है वो कम से कम सैकड़ों अंडे एक साथ देती है, अनलाइक हेंस एग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये मेढक के जो अंडे होते हैं ना, वो मुर्गियों के अंडे से बहुत अलग होते हैं। अब आपने देखा होगा किस प्रकार से अलग होते हैं। फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय ए सेल। मुर्गियों के अंडे के ऊपर आप देखियो सफेद कलर की छिलके लगे होते हैं, जिसको हमें तोड़ना होता है या जिसे हमें छीलना होता है, उसके बाद फिर हम खाते हैं ना उसे। लेकिन मेढक के अंडे पर ऐसा कोई भी सेल या ऐसा कोई भी छिलका नहीं होता है और मुर्गियों के अंडे के मुकाबले ये काफी डेलिकेट होते हैं, काफी नाजुक होते हैं, ठीक है। अब समझ गए आप मेढक के अंडे और मुर्गी के अंडे में फर्क क्या होता है। मेढक का अंडा मुर्गी के अंडे से काफी नाजुक होता है और मुर्गियों के अंडे के ऊपर छिलका
छिलका लगा होता है, लेकिन मेढक के अंडे के ऊपर छिलका नहीं होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। और इन मेढक के अंडों के ऊपर आप देख पा रहे हो जो ब्लैक कलर के मेढक के अंडे हैं, इनके किनारे किनारे सफेद कलर की कुछ चिपचिपा पदार्थ आ गया है, कुछ जेली आ गया है। ये जेली अंडों को होल्ड करके रखता है, अंडों को पकड़ के रखता है एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। और इन अंडों को क्या करता है, थोड़ा सा सुरक्षा देता है कि जो जानवर हैं या इन अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचे, बस यही काम होता है। इन सफेद कलर के जो परत बगल बगल लगे हैं ना, इनका क्या काम होता है, ये इन अंडों को सुरक्षित रखते हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। एज द एग्स आर लेड, अब इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ऐसा फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं जो आउटसाइड बॉडी होता हो, जो शरीर के बाहर होता हो। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा कि मेढक और जो फीमेल और मेल मेढक होते हैं वो पानी के किनारे जाते हैं, वो अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद क्या होता है, एज द एग्स आर लेग्ड, जब अंडे दे देते हैं फीमेल फ्रॉग, द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम। अब जो मेल फ्रॉग होता है वो अपना स्पर्म उन अंडों के ऊपर डिपॉजिट कर देता है। उससे क्या होता है, ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर। और जब उन अंडों के ऊपर जो स्पर्म डिपॉजिट होते हैं तो वो स्पर्म्स, आपने दिखाया था मैंने आपको स्पर्म की जो साइज होती है, स्पर्म का जो शेप होता है, मैंने आपको दिखाया था। ये है ना स्पर्म का शेप, वेयर इज स्पर्म, ये देख पा रहे हो आप, इसके लंबे लंबे टेल होते हैं। मैंने बताया था इन टेल का क्या काम होता है, ये स्पर्म मूव करते हैं और ये टेल इन्हें मूवमेंट में मदद करते हैं। तो सेम ऐसे ही जो मेढक के स्पर्म्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्विम्स रैंडमली इन वाटर, वो इधर उधर स्विम करते रहते हैं पानी में, और जैसे ही उन्हें मेढक के अंडे दिखाई पड़ते हैं वो तुरंत जाके फर्टिलाइज कर देते हैं, तुरंत उनसे मिल जाते हैं और उन अंडों को फर्टिलाइज कर देते हैं पानी में ही। ठीक है, द स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग्स। अब ये जो मेढक के स्पर्म्स होते हैं वो पानी में जो अंडे ऑलरेडी हैं उन अंडों से जाके मिलते हैं, और जिससे क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि उन अंडों में क्या हो गया, थोड़ी सी जान आ गई है और ये अंडे कुछ दिन बाद अब पूरे मेढक बन के निकलेंगे। समझ में आया? दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार का प्रेगनेंसी या इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल गैमेट के मिक्स होने से होता हो लेकिन आउटसाइड द बॉडी होता हो। ठीक है, हमने इसके पहले पढ़ा था ऐसा फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड बॉडी हो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी हो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? ऐसे प्रकार का फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मिक्स होते हो शरीर के बाहर, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एसेट्रा। अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन किन एनिमल्स में होता है, वो मछलियों में होता है, स्टारफिशेस में होता है, मेढक में होता है, जैसा हमने देखा ही। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, ये टकलू बूझो कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि व्हाई डू फिश and frogs lay eggs in hundreds whereas a hen lays eggs only one egg at a time। ये बूझो पूछ रहा है कि जो मेढक होते हैं और जो मछलियां होती हैं वो एक साथ कम से कम सैकड़ों अंडे देती हैं, लेकिन वहीं पर जो मुर्गी होती है वो एक बार में केवल एक अंडे देती है। ऐसा क्यों होता है? अब इसकी जो गर्लफ्रेंड है पहेली, वो इसको आंसर करती है, इसको बताती है कि क्यों मेढक और क्यों मछलियां एक साथ 100 अंडे क्यों देते हैं। चलो मैं बताता हूं आपको। दो these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms,
all the eggs do not fertilized and develop into new individuals। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि जो मेढक होते हैं और जो फिशेस होते हैं, इनमें जो प्रेगनेंसी का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, जानते हैं ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। अब जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जो इनके सैकड़ों अंडे हैं और ये सैकड़ों स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सभी अंडे फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, सभी अंडे प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। कुछ अंडे तो बारिश की वजह से, कुछ अंडे हवा की वजह से या पानी के बहाव की वजह से तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और जो कुछ अंडे बचते हैं केवल वही अंडे फर्टिलाइज हो पाते हैं। देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड which may feed on eggs। कभी कभी इन मेढकों के या इन मछलियों के अंडों को ना जो दूसरे पानी के जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, जिससे क्या होता है, केवल कुछ अंडे बचते हैं और यही अंडे फर्टिलाइज होते हैं। और अगर ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स पैदा नहीं करेंगे तो इनके कोई भी बच्चे बचेंगे नहीं। अगर ये एक दो अंडे होंगे तो भाई एक दो अंडे तो इनके बर्बाद हो ही जाएंगे, कोई ना कोई जानवर खा लेगा या कोई ना कोई हवा इनको बर्बाद कर देगा, पानी की वजह से इनके अंडे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये 100 अंडे देते हैं एक साथ, ताकि कुछ अंडे तो फर्टिलाइज हो पाए और कुछ अंडों से ही इनके बच्चे निकल पाते हैं। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों फ्रॉग्स और क्यों फिशेस एक साथ 100 या सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं। तो आई थिंक आपको यह पार्ट पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा जितना पहला पार्ट पढ़ने में मजा आया।